नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये सेट नंबर 5 करने वाले हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा। आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके ना, चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। काफी आसान सा सवाल है ये। कहा उपर्युक्त बेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल एम, एन और एल खेलते हैं। तो खेल एम खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, एम खेलने वालों का संख्या बोला तो आप देख पा रहे हैं एम वाले का सर्कल ये है। ओके ना, ये एम खेल खेलने वाले छात्रों के संख्या को डिनोट कर रहा है। कहा एम खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना है, तो 11, 7, 18, 6, 24 और 8 कितना 32, यानी एम खेल खेलने वाले छात्रों का कुल संख्या कितना, तो इन सबों को ऐड करके 32। ओके ना, काफी आसान सा सवाल था ये। चलिए आगे देखें। कहा 33 से पूरी तरह छूटा भी है क्या का 33 से पूरी तरह से विभाजित करने के लिए 1051 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको आप लोग समझिए। जैसे मैं बोलूं 78 में 9 से भाग दीजिए तो आप देंगे 9 8 72, शेष बच गया कितना 6, ये शेष बच गया। अब देखें यार, 9 से कटने वाला संख्या निकालने का 2 तरीका है। पहला कि जो शेष बचा इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा। जो शेष बचा इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा ये 9 से पूरा कटेगा। ओके, क्या शेष जो बचा अगर इसको डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 9 से पूरा कटेगा। सिमिलरली दूसरा तरीका है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो 9 एवं 6 भाजक और शेष, 9 और 6 का डिफरेंस कितना, 9 और 6 का डिफरेंस है 3। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को यदि आप नंबर में ऐड कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा ये भी 9 से पूरा कटेगा। तो 2 तरीके ये हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्या पहला कि जो शेष बचा इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 9 से कटेगा। दूसरा कि इन दोनों के डिफरेंस को, भाजक और शेष, इन दोनों के डिफरेंस को यदि नंबर में ऐड कीजिएगा, जो परिणाम आएगा वो भी 9 से पूरा कटेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए 87 है, बोले आपको 12 से डिवाइड करिए, तो 12 सते 84, शेष बच गया कितना 3। तो पहला तरीका क्या है कि शेष जो भी बचा है, इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइए। शेष को यदि नंबर में से घटाइएगा, जो परिणाम आएगा ये 84 आया। 12 से तो कटेगा ना, 12 सते 84, क्लियर है बात। और दूसरा तरीका है कि इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का डिफरेंस 12 और 3 का डिफरेंस कितना, 12 और 3 का डिफरेंस 9, 12 और 3 का डिफरेंस कितना 9। तो इन दोनों के डिफरेंस को यदि नंबर में ऐड कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 12 से 96, 12 से कटेगा ना, यस कटेगा। तो ये दोनों तरीके आपको ध्यान में रखना है। आपसे सवाल कैसे पूछेगा ये समझ लीजिए। सवाल बोलेगा क्या कि 78 में क्या घटाए, 78 में से क्या घटाएं ताकि परिणाम जो है ये 9 से पूरा कटे। घटाने की बात किया तो शेष को अगर घटाइएगा तो परिणाम 9 से पूरा कटेगा। अगर बोलेगा 78 में कम से कम क्या जोड़ें ताकि प्राप्त संख्या 9 से कटे, तो 78 में कम से कम क्या जोड़े, जोड़ने की बात किया तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 3 जोड़िएगा, प्राप्त संख्या 9 से कटेगा। ओके, तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्या घटाएं क्या जोड़े। अगर शेष घटाइएगा, जो परिणाम आएगा वो 12 से कटेगा। भाजक और शेष का डिफरेंस ऐड कीजिएगा, जो परिणाम आएगा वो 12 से कटेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। बोले क्या घटाएं तो शेष, बोले क्या जोड़ें तो भाजक और शेष का डिफरेंस। तो अपना सवाल में कहा 33 से पूरा कटने के लिए 1051 में कम से कम क्या जोड़े, तो 1051 में आप 33 से भाग लगा दीजिए। 33 तिया 99, शेष बच गया कितना 6, 1 61, 33 एकम 33, तो ये 8 2, शेष बच गया कितना 28।
अब देखें यार, अगर बोले कि 1051 में से क्या घटाए ताकि प्राप्त संख्या 33 से कटे, तो 28 घटाइएगा, परिणाम 33 से कटेगा। पर अपना वाला सवाल में इसने बोला क्या कि 1051 में कम से कम क्या जोड़ने की बात किया, तो इन दोनों के डिफरेंस को ऐड कर दीजिएगा, जो परिणाम आएगा वो 33 से पूरा कटेगा। तो 33 और 28 का डिफरेंस कितना, 5, यानी 1051 में 5 ऐड करेंगे, परिणाम 33 से कटेगा। क्लियर है बा? तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस तरह से सवाल पूछते रहता है, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। वो क्या काफी आसान सा चीज है। देखिए, कहा कौशिक ने 180 में एक खिलौना खरीदा यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, और कहा एक 202.50 में बेच दिया यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। का लाभ परसेंट बताइए। अच्छा, 180 में खरीदे, 202.50 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हो गया? तो आप बोलेंगे सर 22.5 का। ओके ना, तो 22.5 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कितना पे, 180 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा तो 100 से गुना। अब मेरे भाई डेसिमल हटाइएगा तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा ना। ओहो, डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल। ओके, तो डेसिमल हटेगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से काटिएगा 22.5, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है, 22.5%। ओके, चलिए देखिए, का अनुसरी यशोमती से 11 वर्ष छोटी है। अनुसरी जो है यशोमती से छोटी है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, डिफरेंस कितना, 11 का। आगे सवाल में कहा आज से 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु, तो मेरे भाई यशोमती का परसेंटेज 22 है, का 15 वर्ष बाद एज कितना होगा, तो 22 + 15। कहा अनुसरी की वर्तमान आयु का तिगुना है। अनुसरी का परसेंटेज कितना है, ए, तो कहा यशोमती का 15 साल बाद का जो एज होगा वो अनुसरी के प्रेजेंट एज का 3 गुना होगा। कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे बोला लिख लिए, काम खत्म हो गया। ओके ना, क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखें यार, यशोमती का एज निकालना है तो सारे वेरिएबल को बाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखें आप, अगर 11 को बाएं साइड लेकर आइएगा तो बाई -11, -1 को दाएं साइड लेके जाइएगा प्लस का ए हो जाएगा। अब मेरे भाई ए के जगह आप लिख सकते हैं बाई -11। ओके, मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर बाई + 15। अब 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बाई -11 तिया 33 बराबर बाई + 15। बाई को बाएं साइड लेकर आइए, 3 बाई में से बाई घटेगा 2 बाई, 33 दाएं साइड जाके 15 में जोड़िएगा, कितना आ जाएगा 48, 2 से काटिए 24 बार में, यानी बाई बराबर 24। यशोमती का एज कितना है, 24 साल, ऑप्शन है। देखें यार, मेरे पास ये सेट था नहीं और क्लास भी जीवन ज्योति बंद है, तो वहां से भी सेट आ नहीं पा रहा, तो जो भी सेट अरेंज हुआ उसमें कुछ लोगों से मैंने सेट लिया है, तो उसमें टिक उक लगाया हुआ है, तो इससे तो प्रॉब्लम हमको नहीं लगता कि आप लोगों को होने वाला है। तो अगर किसी को होगा इससे प्रॉब्लम तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार आप लोग। देखिए, का 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, तो भिन्न कितना है, तो मान लेते हैं यार भिन्न है x, भिन्न है कितना, x। देखें ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी भिन्न मानना होना तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में मानिएगा, x के फॉर्म में। नहीं तो कई बार लोग मान लेता है भिन्न बोला कि, तो भिन्न अगर मानना है तो वो p/q के फॉर्म में यानी x/y मान लेते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह पे क्या प्रॉब्लम होगा कि एक समीकरण बनेगा, 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भिन्न जब भी मानना हो ऑलवेज इंटीजर के फॉर्म में मानिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भिन्न के फॉर्म में ही आ जाएगा। तो मानते समय ध्यान रखना है बस कि भिन्न जब भी मानना हो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में मानना। का 1/5 में से एक भिन्न को घटाए, परिणाम कितना आ गया, 1/12। अब 1/12 इधर आके माइनस हो जाएगा, दाएं साइड x, 12 और 5 का एलसीएम 60, 12 बचे तो 12 में से 5 गया कितना, 7/60, ऑप्शन ए। कई बार लोग इसको डायरेक्टे कर लेता है, 1/5 में से एक भिन्न को घटाए तो 1/12 प्राप्त हुआ, यानी 1/12 घटा दीजिएगा तो डायरेक्ट अपना रिजल्ट आ जाएगा 7/60। ऐसा होता क्यों है, जैसे बोले कि 9 में से
क्या घटाएं ताकि परिणाम 5 आ जाए, 9 में से क्या घटाएं ताकि परिणाम 5 आ जाए, तो 9 में से 5 घटा लीजिए, कितना 4, यानी 9 में से 4 घटाइएगा तो परिणाम 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से लोग इसको डायरेक्ट भी करता है, पर जरूरत नहीं है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, दोनों में ज्यादा टाइम खराब आपका नहीं होगा। चलें आगे। देखें का एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान, मध्यमान कहने का मतलब होता है एवरेज, 5 सबसे छोटी संख्याओं का एवरेज 8 है। तो आप बताइए इन पांचों का योग क्या होगा, योग बराबर औसत गुना संख्या, 5 संख्या का औसत 18 है तो योग क्या होगा, 18 पचे 90। का समूह के सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्यमान 20 है, तो 13 संख्याओं का एवरेज अगर 20 है तो 13 संख्याओं का योग कितना, 13 गुना 20 यानी 260। मेरे भाई 13 संख्या के टोटल योग में से अगर आप 5 संख्या का टोटल योग घटा दीजिएगा तो क्या ये शेष 8 संख्या का योग नहीं बचेगा, यस 8 संख्या का योग इतना का एवरेज कितना, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। 260 में से 190 गया, 170/8, 8 से डिवाइड करिए, 8 दूना 16, 10 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 21.25 ऑप्शन बी। देखिए का 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है, तो का सुबीर के 15 परीक्षा में औसतन 29 अंक मिले हैं, तो टोटल अंक कितने, औसत गुना संख्या, 15 परीक्षा का औसत अंक 29 है तो टोटल अंक कितना, औसत गुना संख्या 29 गुना 15, 15 नमा 135, साथ में रहा 13, 15 दूना 30 और 13 कितना 43। क्लियर है बात। आगे का है रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षा दी है। कहा रुचिरा जो है इसने 11 परीक्षाओं में औसतन 27 अंक प्राप्त किए हैं, तो मेरे भाई 11 परीक्षा का टोटल अंक कितना, तो 11 गुना 27 औसत गुना संख्या, ओके 11 सते 77, 11 दूना 22 और 7 29। क्लियर है बात। कहा कि सुबीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत कितना स्कोर करना पड़ेगा, इससे के अंक से मेल खाने के लिए रुचिरा को अभी और कितने अंक लाना होगा, तो 8 7 15, 9 4 13 यानी कि 3 और ये 138 अंक और लाने होंगे। रुचिरा को सुबीर के अंक जितना अंक लाने के लिए 138 अंक और लाने पड़ेंगे, तो वही बोला कि एवरेज अंक कितना, तो अभी 4 पेपर और देने हैं और 4 पेपर में उसको 138 अंक लाने हैं, तो औसत अंक कितने, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 34.5 ऑप्शन डी। देखिए कहा सामू ने अपने धन का 1/4 किताब पर और 1/8 भोजन पे खर्च कर दिया। 1/4 भाग उसने किताब पे खर्च किया है, 1/8 भोजन पे खर्च किया, तो इन दोनों मदों को मिलाकर उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, तो एलसीएम 8, 4 दूना 8 एकम यानी कि 3/8 भाग खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग बचा है कितना 5/8, पर एक्चुअल में रिमेनिंग बचा है कितना 40 रुपया। तो मेरे भाई 5 से एक बार 5 से 8, तो 1 बराबर 8 8 64, और आप लोगों को पता है कि सर फ्रैक्शन में 1 जो है ये टोटल को डिनोट करता है, यानी कि उस व्यक्ति का टोटल इनकम है 64 रुपया, ओके ना। अब सवाल का कि भोजन पर कितना खर्च किया है, भोजन पे कितना खर्च किया है, तो मेरे भाई टोटल इनकम है 64 रुपए। अब ढूंढ लीजिए कि भोजन पे उसने कितना खर्च किया है, इनकम का 1/8 भाग भोजन पे खर्च किया, यानी 64 का 1/8, 8 8 64, 8 रुपए भोजन पे खर्च किया, ओके। चलिए देखिए का किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का इतना केजी गेहूं का भंडार है। 5 दिन के बाद 14 और छात्रावास में आ गए, 14 विद्यार्थी और आ गए, तो का यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त होगा। देखें यार यहाँ पे इसने टाइम पूछा है, तो इस क्वांटिटी का तो कोई यूज ही नहीं है, ये फालतू में भ्रमित करने के लिए दे दिया है, कैलकुलेशन मुश्किल करने के लिए, ओके। टाइम पूछा तो क्वांटिटी का कोई यूज है नहीं। कहा 105 विद्यार्थी के लिए टोटल 22 दिन का भोजन था।
ओके ना। 105 लोगों के लिए 22 दिन का भोजन है। का 5 दिन के बाद 14 विद्यार्थी और आ गए, 5 दिन के बाद आए, यानी कि 5 दिन तक सबने भोजन किया, तो 22 दिन का टोटल भोजन था। 5 दिन तक सबने भोजन कर लिया, तो रिमेनिंग भोजन बचा है कितने दिन का? 17 दिन का। तो ये रिमेनिंग फूड का मात्रा आ गया। का 105 लोगों के लिए टोटल 22 दिन का भोजन था, लेकिन 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी और आए, 5 दिन बाद आए, यानी कि 5 दिन तक सबने मिलकर भोजन किया था, तो शेष भोजन बच रहा था 17 दिन का। तभी हुआ क्या? 14 विद्यार्थी और आ गए। 105 पहले से थे, 14 और आ गए, तो हो गए कितना? 119 विद्यार्थी। अब का ये सब लोग मिलकर शेष भोजन को कितने दिन में कर जाएगा? हमने माना डी दिन में कर जाएगा। ओके, अब 17 से 7 ऊंचा 7 4 11, 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 5 35, तो डी बराबर 15 दिन, यानी रिमेनिंग फूड जो है 15 दिन चलेगा। ऑप्शन सी। देखिए यार, बैकग्राउंड से कुछ साउंड जाएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे काम हो रहा है पिछले 2 दिन से, तो इसी चक्कर में सैटरडे संडे हम वीडियो बना नहीं पाए थे, लेकिन लगा यार ऐसे काफी टाइम तक, ये पता नहीं 2-3 दिन और तक डिस्टरबेंस रहेगा, तो 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम बना ले रहे। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो थोड़ा सा इन चीजों को इग्नोर कीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, का इन सब का, इन तीनों का HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो ऑप्शन से कर लीजिए, 22 से इन तीनों को काटेगा। यस, 22 तिया 66, 22 नामा 22 सते 33 काटेगा क्या? 33 दूना 66, 33 छक 33 से 154 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 44 से 66 नहीं कटेगा, 66 से 154 नहीं कटेगा, खत्म। यानी ऑप्शन ए 22 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा काटेगा। नहीं तो फिर आप डिवाइड करके, ऐसे तो इसका फैक्टर मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं कि 66 का फैक्टर कर लीजिए, 198 का फैक्टर कर लीजिए, 154 का, और कॉमन फैक्टर जो भी है बस उसको लिख लेना। एक तो तरीका वो है। दूसरा तरीका हम तो बोलेंगे वो फैक्टर वाला, लोग बोलता है ये फैक्टर वाला शॉर्टकट अप्रोच है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है आपके लिए कर पाना, तो ये तरीका तो एकदम नहीं करिएगा। आप करना क्या, जैसे बचपन में करते थे, सबसे छोटा वाला से पहले मंझोलका को डिवाइड कर लीजिए 154 को, इस तरीके से डिवाइड करके आप HCF निकाल लेना। ओके ना, फैक्टर वाला से नहीं करने जाइएगा, नहीं तो यहाँ पे कई बार नंबर छोटा छोटा रहता है तो आप उसका फैक्टर करके निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर दे देगा तो फैक्टर करते करते आपका टाइम पूरा खराब हो जाएगा। देखें, का एक साधारण सप्तभुज हेप्टागन के आंतरिक, ये नाम भी याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट हेप्टागन लिख देता है, लोगों को पता नहीं चलता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। का एक साधारण सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग, देखिए यार किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके ना, n नंबर ऑफ साइड है, सप्तभुज में कितने साइड होंगे? 7, तो 7 - 2 गुना 180, ये 5 गुना 180, 18 25 90, यानी कि 900 डिग्री। ऑप्शन सी। देखिए, का एक सिलेंडर की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के समान है। फिगर बना लेते हैं, जरूरत नहीं है पर फिर भी बना लेते हैं। का ये एक सिलेंडर है, का इसका जो हाइट है ना, इस सिलेंडर का जो हाइट है आधार के त्रिज्या के बराबर है, यानी अगर इसका रेडियस r है, ओके ना, इसका रेडियस r है तो हाइट भी कितना होगा? r होगा। आगे सवाल में का एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या, एक खोखला गोला है, ऐसा ये खोखला गोला है, का इस खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के आधार के त्रिज्या के समान है, यानी इसका बाहरी रेडियस जो है ये वाला का सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, जबकि आंतरिक त्रिज्या की आधी है, आंतरिक त्रिज्या की नहीं, आंतरिक त्रिज्या आधी है। देखिए यार, ये खोखले गोले का बाहरी त्रिज्या सिलेंडर के रेडियस के बराबर और आंतरिक त्रिज्या जो है जस्ट आधा है, यानी कि r/2 है। ओके, अब सवाल में का सिलेंडर का आयतन और खोखले गोले के आयतन के बीच का रेशियो। सिलेंडर का आयतन आप सबको पता है, सिलेंडर का आयतन होता है πr² h यानी कितना r, और खोखले गोला का आयतन कैसे निकालिएगा? तो देखें, ये बड़ा वाला गोला के आयतन में से, बड़ा वाला गोला के आयतन में से छोटे वाले गोले का आयतन घटा दीजिएगा तो ये खोखले गोले का आयतन आ जाएगा। बड़ा गोला का रेडियस है r,
तो आयतन होगा 4π/3 r³ और छोटा वाला गोला का रेडियस है r/2 तो आयतन होगा 4π/3 r³ यानी r/2 का क्यू। अब 4π/3 कॉमन कर लीजिएगा तो ये चीज अंदर में आ जाएगा। ओहो, जैसे बड़ा वाला का रेडियस r तो आयतन 4π/3 r³ माइनस छोटा वाला का रेडियस r/2 तो आयतन 4π/3 r/2 का क्यू। ओके ना। अब 4π/3 कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बचेगा r²। 4π/3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर r² माइनस r/2 का सॉरी क्यू है यार, सॉरी क्या हो रहा है यार, ये क्यू होगा 4π/3 r³ तो ये कॉमन कर लेंगे, 4π/3 अंदर बच जाएगा r³ माइनस r/2 का क्यू। ओके ना। तो इस चीज को हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया है, आप लोग समझ ही रहे होंगे बात को। तो अब देखें यार, जैसे पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा यार। अब ये r² गुना r³ इज टू 4π/3 गुना, देखें आराम से, ये है r³ और माइनस r³ बट्टा कितना 8 तो 8r³ माइनस r³ कितना हो जाएगा 7r³ बट्टा 8। r³ से r³ कैंसिल, 4 दूना 8 क्रॉस करिएगा 3 दूना 6 इधर आ जाएगा और 7 इधर, यानी कि 6:7। आसान सा सवाल था, आप लोग खुद से भी इसको कर लीजिएगा 1-2 बार। ओके ना। चलिए देखें का निम्नलिखित चार्ट जिला स्तर चयन में 3 साल के लिए 3 एथलेटिक अकादमियों के परिणाम दर्शाता है। ओके, एकेडमी ABC है का एकेडमी C के लिए वर्ष 2014 में कितने चयन किए गए का एकेडमी C के लिए वर्ष 2014 में, तो 14 का डेटा ये है, 14 में कितने चयन किए गए हैं 9 लोग चयन हुए। काफी आसान सा सवाल था यार, ऑप्शन नंबर C। देखें ग्रुप डी में या फिर रेलवे में DIDS से सवाल जो भी आता है ना, बस थोड़ा आसान सा सवाल ही रहता है। कुछ सवाल ऐसा रहेगा जो कि कई बार कॉम्प्लिकेटेड, कैलकुलेशन ज्यादा थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम सवाल DIDS का जो भी बनेगा वो आसान सा ही रहता है। देखिए का 45 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 45 लोग काम को 12 दिन में करते हैं, डे से गुना कीजिएगा तो ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क आ जाएगा। ओके ना। मैन गुना डे टोटल वर्क आप लोगों को पता होगा कि मैन गुना डे ये टोटल वर्क होता है। का 45 लोग काम को 12 दिन में करेंगे तो मैन गुना डे काम की कुल मात्रा। का 36 लोगों को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 36 लोग उस काम को कितने दिन में, हमने माना D दिन में। ये फर्स्ट डाटा से टोटल वर्क, ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है तो आपस में बराबर। 12 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 15 बार में, यानी कि डे कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर C। देखिए का 0.7 का ये वर्गमूल निकालना है, 0.7 का वर्गमूल निकालना। देखें यार, इस चीज को करने से पहले कुछ छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट है वो आप लोग समझिए, मजा आएगा। और बहुत ऐसे सवाल अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे ना, रेलवे का घटना चक्र का बुक अगर आपके पास होगा, अगर आप उसको बनाएंगे तो ऐसा सवाल आपको 20-25 ठो मिलेगा। यानी रेलवे में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमेशा से, तो आराम से समझिए, उसके बाद फिर कभी इस तरह के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक चीज तो आप लोगों को पता है, मैं बोलूं 2 का वर्गमूल कितना, तो इसका वर्गमूल लोगों को याद होता है। 3 का कितना ये भी होता है, 5 का कुछ लोगों को याद होता है, पर 6, 7, 8, 9 का तो सबको पता है, 3, 10 का। तो इनका वर्गमूल, ये सारे नंबर का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। कई बार कैलकुलेशन करते समय सर्ट्स एंड डिसेज का सवाल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो वहां पे इन चीजों का कई बार यूज होता है, लोगों को याद नहीं रहता, सवाल नहीं कर पाते। देखें यार, 2 का वैल्यू ऐसे 1.414 तो आप लोगों को याद ही है, पर करना क्या है देखिए, जैसे 2 है तो इसको बोलना है 200, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुना 100 कितना 200। अब 200 से जस्ट छोटा नंबर कौन जो पूर्ण वर्ग है, 200 से छोटा नंबर कौन जो पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलेंगे सर 196। तो 196 का वर्गमूल कितना 14, यानी कि 1.4। डेसिमल के 1 डिजिट तक आप निकाल लेंगे तो क्या अप्रोक्सीमेशन में रिजल्ट आ जाएगा। आपको इतना याद रहेगा फिर भी काम हो जाएगा। एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं आएगा, पर डेसिमल मतलब अप्रोक्स में आंसर आप लोगों को आ जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, आप अच्छे से आंसर कर लेंगे। ओके, देखें जरा, ये 3 है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 300। 300 से जस्ट
छोटा नंबर कौन, 300 से जस्ट छोटा नंबर कौन जो कि पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलेंगे सर जी 289। किसका वर्गमूल, इस 289 का वर्गमूल कितना, तो 17 यानी कि 1.7। 5 को बोलिए 500, 5 कितना 500, 500 से जस्ट छोटा नंबर कौन जो पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलेंगे 484। अब 484 का वर्गमूल कितना होता है 22 यानी 2.2। 6 को बोलिए 600, 600 से जस्ट छोटा नंबर कौन जो कि पूर्ण वर्ग है, तो 600 से जस्ट छोटा नंबर है 600 है ना, तो 576। 24 का स्क्वायर होता है यानी 2.4। 7 को बोलना है 700, 700 से जस्ट छोटा नंबर जो पूर्ण वर्ग है 676। 676 का वर्गमूल कितना 26 यानी 2.6। 8 को बोलिए 800, 800 से जस्ट छोटा नंबर जो पूर्ण वर्ग है 784, 784 का वर्गमूल 28 यानी 2.8। 10 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 1000, 1000 से जस्ट छोटा नंबर जो पूर्ण वर्ग है 961, 961 यानी कि 961 का 1000 से छोटा नंबर जो पूर्ण वर्ग है 961 और 961 का वर्गमूल कितना, तो 3.31 यानी 3.1। क्लियर है बा? तो इतना चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा चीज, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि 0.1 का वर्गमूल होता है 0.316। ये चीज आपको याद होना चाहिए। 0.1 का वर्गमूल, 0.1 का वर्गमूल कितना 0.316, 0.316, 0.316। अब देखें जैसे आपसे बोले इसका वर्गमूल क्या होगा 0.4 का वर्गमूल, तो आप इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 4। अब 0.1 का वर्गमूल कितना 0.316 और 4 का वर्गमूल कितना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपसे बोलेगा 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। अब 0.1 का वर्गमूल याद है 0.316 और 9 का वर्गमूल कितना 3। क्लियर है बात? अब देखें जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे 0.121, इसका वर्गमूल निकालना, तो इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा यानी 1.21। अब यार 1 का वर्गमूल 0.316 और 121 का वर्गमूल 11। लेकिन ध्यान रखिए डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, रूट के बाहर आएगा तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। अपना जो सवाल था यहाँ 0.7 का वर्गमूल निकालना है, तो आप करिए क्या कि इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डेसिमल एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा यानी 7। 7 के बाद तो पॉइंट है, नंबर के बाद तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अब देखें 0.1 का वर्गमूल 0.316, 7 का वर्गमूल कितना है 2.6, देखें 7 का वर्गमूल 2.6 है। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करिएगा अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके ना, चलिए देखिए का 2x स्क्वायर प्लस 4x, 30 को इधर लेकर आइए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 बराबर 0 का वर्गमूल, वर्गमूल यानी इसका रूट्स निकालना है, वर्गमूल नहीं ओनली मूल यानी रूट्स, इसी को वर्गमूल भी बोलते हैं, इसके रूट्स निकालने हैं। तो देखें यार अगर इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये 30 दूना क्या हो जाएगा माइनस का 60 हो जाएगा। अब ऐसे 2 नंबर पिक कीजिए जिसको गुना करने पर -60 और जोड़ने पर +4, गुना करने पर -4 जोड़ने पर +4, ऐसा 2 नंबर कौन है 10 छक 60 यानी कि प्लस का 10 और माइनस का 10 छक 60 माइनस का 6, +10 -6 प्लस का 4 होगा, +10 गुना -6 माइनस का 60 हो जाएगा। अब x का वैल्यू लिखना है तो जो भी आया है उसके साइन को चेंज करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दे देना। जो भी फैक्टर आया इसके साइन को चेंज करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ऑलवेज डिवाइड करना है। ये +10 है, साइन चेंज किए -10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 डिवाइड कर दिए -5।
अगेन दूसरा वैल्यू x का होगा, ये -6 है तो साइन चेंज कर लीजिए, प्लस का 6 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना 3, यानी x के दो रूट्स आ गए, कौन कौन, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 3, -5 + 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए, और बेसिक तो फैक्टर मेथड आपको गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है, आप कैसे करेंगे। तो ये है 2x² प्लस 10 छक 60 था ना, तो 10x - 6x और माइनस का 30, आप लोग ऐसे तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए का अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग, ये सीरीज है, -3 -8 -13 -18, इस तरह से टोटल कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। ओके 10 नंबर है। देखें यार ये सीरीज एपी में है, अगर -3 में -5 ऐड कीजिएगा -8, -8 में -5 ऐड कीजिएगा -13, -13 में -5 ऐड कीजिएगा -18, यानी कि ये सीरीज जो है ये सीरीज एपी में है और एपी का पहला टर्म कितना है, -3, और इस सीरीज में गैप कितने का है, यानी डिफरेंस कितने का है, -5 का 10 पदों का योग, सम ऑफ 10 टर्म। आप लोगों को पता है n पदों का योग यानी सम ऑफ n टर्म होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, ये होता है सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, आप लोगों को याद है। तो सम ऑफ 10 टर्म 10 पदों का योग निकालना है तो 10/2 × 2a, a है -3, 2a प्लस n - 1 तो 10 नंबर है कितना टोटल, 10 10 - 1 9 × d, d यानी कि -5। अब यार काटिएगा तो ये तो 5 हो जाएगा, अंदर में -6 या -45, तो 5 × 45 6 51, तो 5 × 5 = 25, -255, ऑप्शन ए। देखिए यदि अपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा पर 100 का निवेश किया तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। का आपने 40% के दर से तिमाही चक्रवृद्धि पर का 100 रुपए निवेश किए, 1 साल के बाद कितना का धन राशि प्राप्त हो। देखें यार रेट दिया है 40% और टाइम है 1 ईयर। तिमाही डाटा को अगर एनुअल के रूप में लाइएगा तो 1 साल में 3 महीना का क्या टर्म बनेगा, 3 3 3 3 4 टर्म बनेगा, यानी रेट में 4 से भागा, टाइम में 4 से गुना, तो ये आ गया 10% और ये हो गया 4 ईयर का। आपको बताना है कि धनराशि कितनी हो जाएगी। तो एक तो कई बार लोगों को हमने पहले कई बार याद करा रखा है कि 10% के दर से। देखें यार ये 2 चीज जो है आपको याद होने चाहिए, काम अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार सवाल में ये यूज होता है। तो सीआई के सवाल एक तो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर आप बेसिक करने लग जाएंगे तो और कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अगर आप याद है आपको तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा, यानी सवाल जल्दी बनेगा। जैसे 4 साल के लिए 5% के दर से सीआई और 10% के दर से सीआई। 5% के दर से 4 साल का सीआई होता है 21.550625। आप लगभग में 21.5 इसको ध्यान में रख सकते हैं। और 10% के दर से 4 साल का सीआई होता है 46.41%। ओके ना, तो अगर ये चीज याद है तो काम हो जाएगा, नहीं भी याद है तो भी हो जाएगा, पर हम तो बोलेंगे आप इसको याद ही कर लें। 5% के दर से 4 साल का सीआई क्या होगा, 21.550625 यानी 21.5%। और 10% के दर से 4 साल का सीआई क्या होगा, 46.41 और 21.55 ऐसे डेसिमल के बाद कंबाइन नहीं पढ़ सकते आप 550625, लेकिन वैसे पढ़िएगा यादें नहीं रहेगा। आप ऐसे पढ़िए 21.550625। ओके ना, तो आ जाए सवाल पे। का 100 रुपए निवेश किया है तो 10% के दर से 4 साल का सीआई क्या होगा, या अमाउंट पूछा है। तो बेसिक तरीका क्या है, मूलधन है 100 रुपया, 10% ब्याज मिला, 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 पर 1 का ब्याज मिला है, तो धनराशि हो गया कितना, 11/10। 1 साल में 11/10, 4 साल में कितना, 4 बार गुना कर दीजिए, तो यहाँ से ये डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। ओके ना,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 11 11 11, ये 1331 है और 1331 गुना 11 14,641, बट्टा वाला 100 हटाइएगा, डेसिमल 2 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा, यानी 146.41, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 100/1 स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। x का वैल्यू है 6.2 और y का वैल्यू है 1.3 का x बट्टा y का मान ऊपरी सीमा में पूछा है। तो देखें यार 6.2 13.1.3 है, तो ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ओके, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अपने अपने जगह से डेसिमल हट जाएगा। अब 13 से काटिएगा, रिजल्ट इंटीजर में आना चाहिए, तो 13 चौक 52 छोटा हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, यानी ऊपरी सीमा, नीचे वाला नहीं, नीचे तो 4 हो जाता, ऊपरी सीमा बोला तो 5, 13 पचे 65, ऐसे 52 लेते, निचली सीमा बोलता तो 13 चौक यानी 4 आंसर, ऊपरी सीमा बोला 13 पचे 65 तो 5, ऑप्शन नंबर बी। का निम्नलिखित पाई चार्ट का 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। सैलरीज 20% है, लोन इंटरेस्ट में व्यय हुआ 5%, टैक्स दिया 5%, इंफ्रास्ट्रक्चर 30%, R&D 40%। का यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ खर्च किया, टोटल 100 लाख करोड़ खर्च किया है, तो R&D में कितना खर्च हुआ, R&D में 40% खर्च हुआ, तो 100 का 40% कितना, 100 का 40% 40 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। जैसे ये डिवाइड करिएगा, 9 8 72, 8 6 48, 8 6 48, अब 89 में से 48 घटाइएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 41, ओके ना। अब 53 में से 41 को घटाइएगा 12, 35 में से 12 को घटाइए, 35 में से 12 को घटाइए 23, 23 से डिवाइड करिए तो 6 बार में, ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान सा सवाल था ये। देखिए का 5/12 और 12/5 का योग क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को मेरे भाई ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, 12 पचे 5 पचे 25, 15 से 5 से 12 पचे 12 12 144, 25 और 144 169/60, ऑप्शन नंबर सी। का एक ट्रैक्टर 36 किलोमीटर पर आवर के गति से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकता है, तो उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो ट्रैक्टर का गति क्या होगा। देखें 36 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 10 घंटे में तय की गई दूरी कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब का इसी डिस्टेंस को 8 घंटे में तय करने के लिए स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, टाइम कितना है 8 घंटे, तो 8 से काटिएगा, 8 चौक 32, 8 पचे 40, यानी 45 किलोमीटर पर आवर। काफी आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत किसी को इन सवालों में नहीं होना चाहिए। देखिए का जब एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया तो इससे 5250 रुपए की राशि प्राप्त हुई यानी कि ये अमाउंट दिया है। का कोई प्रिंसिपल था, उसको 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो 5250 रुपए आपको अमाउंट मिला है। का यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% है, यानी कि हर साल आपको 2% ब्याज मिलेगा, ये रेट है, ब्याज यानी कि रेट होता है, ये हर साल आपको 2% ब्याज मिलेगा। तो का प्राप्त हुई राशि 5600 रुपया होनी चाहिए थी, तो निवेश की राशि कितनी है। देखें यार, अगर हर साल आपको 2% ब्याज मिलेगा तो 5 साल में कितने का ब्याज मिलना चाहिए, 5 दूना 10% का ब्याज मिलना चाहिए, पर एक्चुअल में ब्याज कितना मिला है, पहले 5200 रुपया अमाउंट मिल रहा था, अब 5600 रुपये अमाउंट मिला, यानी आपको फायदा हो गया कितने का, तो 5600 में 5200 घटाइएगा 350, यानी 350 रुपये। 5 साल में हर साल 2% के दर से 5 साल में ब्याज मिलेगा इतना,
पर एक्चुअल में ब्याज मिला कितना 350 रुपया। परसेंट और रुपए में रिलेशन आ गया, का निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल अर्थात 100%। तो 350 बट्टा 10 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 3500, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कुछ लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि सर टाइम दिया है 5 साल और रेट दिया है 2%। पहले अमाउंट 5200 मिल रहा था, अब अमाउंट 5600 मिल रहा है, यानी कितना ज्यादा मिल रहा है। तो ये अमाउंट ज्यादा नहीं, ब्याज ज्यादा मिलने के कारण अमाउंट ज्यादा हो गया। अभी 5600 ब्याज मिल रहा है, पहले 5250, यानी कितना ज्यादा मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर 350 रुपया। तो यहाँ से ब्याज आ गया 350 रुपया। धन राशि यानी प्रिंसिपल बोला, तो आप लगा लेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए, कहा 2 पाइप एक्स और वाई क्रमशः 32 और 16 मिनट में टंकी को भरेगा। एक्स जो है 32 मिनट में टैंक को भर देगा और वाई 16 मिनट में भर देगा। तो 32 16 का एलसीएम कितना 96, 32 तिया 16 छक। अब आगे सवाल में यहाँ से डाटा इंपॉर्टेंट है, का यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वाई को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। वाई को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाएगी। ओके ना। तो देखें यार, कहा कि दोनों को एक साथ ओपन किए और कुछ टाइम के बाद आपने वाई को बंद कर दिया। वाई को अगर बंद किए, एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी एक्स से शुरू से थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। अगर दोनों को एक साथ ओपन किए, एक्स और वाई दोनों को एक साथ ओपन किए, कुछ टाइम के बाद वाई को बंद कर दिए, एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी एक्स शुरू से लेकर अंत तक चला होगा। बस ये चीज आपके लिए समझना जरूरी है। मान लीजिए ये है, यहाँ पे आपने एक्स और वाई दोनों नलों को एक साथ ओपन किया, कुछ टाइम तक चला, उसके बाद वाई को बंद कर दिए। वाई को बंद कर दिए तो बच गया कौन, एक्स, यानी यहाँ से एक्स अकेले चलेगा आखिरी तक। तो एक्स जो है ये शुरू से लेकर अंत तक चला है। ओके ना। दोनों को एक साथ ओपन किए पर कुछ टाइम के बाद वाई को बंद कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स शुरू से लेकर अंत तक चला होगा और पूरा टंकी भरा है 20 मिनट में, यानी एक्स 20 मिनट तक चला है। एक्स 1 मिनट में 3 लीटर, तो 20 मिनट में कितना भर देगा 60 लीटर। शुरू से लेकर अंत तक एक्स अकेले 60 लीटर भरा है, यानी कि 36 लीटर जो रिमेनिंग है ये किसने भरा होगा, वाई ने भरा होगा। तो कहा वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया गया, तो वाई 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। 36 लीटर भरने में कितना समय लगा होगा, तो 6 घंटा, यानी मिनट है तो मिनट 6 मिनट, यानी वाई को 6 मिनट के बाद बंद कर दिया, ऑप्शन बी। देखिए कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1.24 है। देखिए आराम से, कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1.24 है। ओके ना। अब यार एक चीज आइडेंटिटी है, आप लोगों को पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो, कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है कितना 1। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, सवाल आते रहते हैं। देखें तो यार अगर यहाँ से कॉसेक का स्क्वायर आप कॉमन कर लेंगे, चूंकि कॉट के फॉर्म में आंसर दिया है तो आइडेंटिटी को कॉट के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बचेगा कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक का स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक का स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके ना। इनटू कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा से दोनों में ना मल्टीप्लाई, अगर इसमें करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर इससे इसमें करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा गुना कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 4 थीटा। और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 1.24, यानी कि आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर होगा जो सो, यानी जो दिया सो आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दो आइडेंटिटी है, ऐसे खूब सवाल आते हैं। कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक का स्क्वायर थीटा बराबर यदि x है ना, आपसे बोले कॉट 4 थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू भी होगा x। सिमिलरली बोले सेक फोर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर x, तो आपसे पूछेगा tan फोर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सिंपल x होगा। ओके ना, चलिए आगे देखिए, कहा 2 पाइप 2 लीटर प्रति मिनट और 3 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी की टंकी भरते हैं। एक तीसरा पाइप 6 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी निकालता है। कहा टंकी का क्षमता 100 लीटर है और यह पानी से भरा है। टंकी खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे यदि 3 पाइप एक साथ खोले गए। देखिए यार, पहला पाइप हर मिनट 2 लीटर भरेगा, दूसरा पाइप हर मिनट 3 लीटर भरेगा और तीसरा पाइप हर मिनट 6 लीटर खाली करेगा। अगर तीनों एक साथ चलेगा तो 2 और 3 5 में से 6 गया, माइनस का 1, यानी कि हर घंटे टंकी 1 लीटर खाली होगा। अगर तीनों एक साथ चालू होगा, तीनों को एक साथ ओपन कर दीजिएगा तो हर घंटे, टाइम मिनट में दिया है तो हर मिनट टैंक से 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा। कहा कि टैंक 100 लीटर का है तो पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकलेगा तो 100 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा, 1 से डिवाइड कर दीजिए, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, ये 100 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे भाई, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज़ यार, हम कुछ लोगों का कहना था, लगातार कुछ लोग कॉल कर करके परेशान कर दिया है, तो हमको उन लोगों के लिए भी एक काम करना है। जैसे जीडी का शायद एग्ज़ाम होने वाला है, जीडी का भी तो सारा क्लासेस वगैरह भी ऑफ है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये पेपर है, तो जीडी के लिए क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें RS अग्रवाल हम सोचे हैं पढ़ा दें, क्योंकि ऐसे तो आप NTPC के लिए या रेलवे के लिए जितना भी सेट चल रहा है, ये सारे सेट को आप लगा लें तो हमको नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ सवाल, जीडी में अलग से कुछ सवाल आएगा। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि सर टॉपिक वाइज थोड़ा सा कुछ टॉपिक अरिथमेटिक में कंप्लीट करा दीजिएगा कुछ एडवांस में, तो फिर सही रहेगा। तो जीडी के लिए हमको लगता है RS अग्रवाल सफिशियंट है। अगर इसको आप करके जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि फिर भी सवाल आपसे, और साथ के साथ ग्रुप डी का सेट भी लगाते रहिए और RS अग्रवाल भी कल से स्टार्ट कर लेंगे, तो इसको भी साथ के साथ टॉपिक वाइज करते चलिएगा। ओके ना। और CHSL का जिनका पेपर है उनके लिए तो 100 सेट लगभग काफ़ी अच्छे लेवल का सेट आप लोग लगा ही रहे होंगे। जो लोग सेट अपना लगा रहे हैं उन लोगों को पता है कि लेवल कैसा है अपना सेट का। तो 100 सेट मेरे ख्याल से हो चुका है। आप 100 सेट में से लगभग 50 सेट का भी अगर रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, कल से हर दिन हम 3 वीडियो अपलोड करेंगे। एक तो ग्रुप डी का सेट चलेगा और एक RS अग्रवाल के बुक का टॉपिक वाइज, और एक 3200 प्लस ग्रुप डी के लिए जिसमें NTPC, लोको पायलट और ग्रुप डी का सारे पेपर का सेट इसमें मैथ्स का दिया हुआ है। तो ग्रुप डी का जितना भी सेट है सबको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से उसमें 14 या 17 सेट होगा, और अगर उसके बाद होगा तो NTPC वाला सेट को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके ना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू यार, और आप लोग भी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके ना, चलिए थैंक यू।